हेलो गाइस, वेलकम टू एड सारथी। एड सारथी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी सीसैट। गाइस, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और एड सारथी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। डू एनरोल फॉर दिस कोर्स क्योंकि ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ एड सारथी का एक और इनिशिएटिव है जो कि है लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक कोर्स। इस कोर्स में आपको गाइड किया जाएगा दैट हाउ यू कैन बूस्ट योर प्रीलिम्स स्कोर बाय 15 to 20 मार्क्स। गाइस, अगर आप बॉर्डर लाइन पे आकर स्टक हो जाते हो तो ये कोर्स आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करने वाला है। आप इसके लिए इनरोल कीजिए। साथ ही साथ आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द कंटेंट, रिगार्डिंग द मेंटोरशिप प्रोग्राम, एनीथिंग, तो उसके लिए आप एड सारथी की साइट विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ एड सारथी का टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम पढ़ रहे थे सिलोगिज्म। अगर मैं बात करूं सिलोगिज्म की, कंसेप्ट देख लिया था, कुछ प्रॉब्लम्स देख ली थी। एक प्रॉब्लम जो आपके 2015 के पेपर में पूछी हुई है वो दी थी मैंने आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। उस पर आते हैं, उसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोड बाय द टू कंक्लूजन। स्टेटमेंट क्या है? सम मेन आर ग्रेट। वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। सम मेन आर ग्रेट, some men are wise। तो आपको कंक्लूजन नंबर 1 के हिसाब से बताना है men are either great और wise। ये एक बात बताइए, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था आइदर और कब बनता है। आइदर और तब बनता है जो दो स्टेटमेंट्स के बारे में ऐसा कहा जाए कि जो भी दो स्टेटमेंट आपको दिए हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो और दोनों के सब्जेक्ट सेम हो और ऑब्जेक्ट सेम हो, तब आइदर और बनता है। ये बताइए, इसमें क्या कहीं पर भी नेगेटिव स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो आइदर और तो बन ही नहीं सकता। पहला वाला तो सीधे रूल आउट हो गया। दूसरे पे आओ। दूसरा क्या है? सम मेन आर नाइदर ग्रेट नॉर वाइज। हाँ, अब इसको देखा तो मन में ख्याल आ गया कि ये वेन डायग्राम बना है, हाँ ये बीच वाला पोर्शन तो ऐसा है, कुछ आदमी तो ऐसे हो रहे हैं जो ना ही ग्रेट है ना ही वाइज है, तो इसका मतलब ये वाला जो है कंक्लूजन नंबर 2 सही हो जाएगा और आंसर हो जाएगा बी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत? इसलिए है, मैंने क्या बताया था शुरुआत में ही मैंने बताया था, जब भी कभी सिलोगिज्म की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं आप और आप वेन डायग्राम आपने ड्रॉ किया, जिन भी दो सर्कल्स के बारे में कुछ खास नहीं कहा जा रहा है या फिर वेन डायग्राम में कुछ खास उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है, उसे आप हमेशा डालेंगे कांट से कैटेगरी में। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ना कि डी। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अगर इसे और अच्छे से समझना चाह रहे हैं कि कैसे फॉल्स होगा तो ऐसे समझ लीजिए। इस वेन डायग्राम देखो, वेन डायग्राम जो होता है ना, कि टोटली आपकी विजुअलाइजेशन पे डिपेंड करता है, आप कैसा सोच रहे हो। ऐसा हो सकता है कि जो वेन डायग्राम मैं ड्रॉ कर रही हूँ और जो वेन डायग्राम आप ड्रॉ कर रहे हो वो दोनों अलग अलग आ जाए। मैक्सिमम ऐसा होता है। क्लास में जब मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ, कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम हमारा तो वेन डायग्राम अलग बन रहा है, तो आपका वेन डायग्राम मेरे वेन डायग्राम से अलग बन सकता है। इसीलिए हम कंक्लूजन्स को कांट से कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि एक कंडीशन के बहुत सारे वेन डायग्राम बन सकते हैं। तो हम सिर्फ एक केस को लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। जरा एक बार इसे फिर से कुछ और सोच के बनाने की कोशिश करते हैं। सम मेन आर ग्रेट, ये बना लिया मैंने, ठीक। फिर सम मेन आर वाइज बोल रहा है। अगर मैं इसको ऐसे बना लूं, सम मेन आर वाइज ऐसे बनाने की कोशिश कर लूं, तो ये बताइए क्या अब ऐसा हो रहा है कि सम मेन आर वाइज तो यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है? कैसे? अगर ऑल मेन आर वाइज ट्रू है तो इसका मतलब सम मेन आर वाइज भी ट्रू होना होगा कि नहीं होगा? ये तो मैंने आपको डे 1 बताया था। तो इसका
मतलब इसका वेन डायग्राम ऐसा भी बन सकता है। अब जरा कंक्लूजन नंबर 2 पढ़िए, सम मेन आर नाइदर ग्रेट नॉर वाइज। अब ऐसा कोई भी एरिया बन के आ रहा है क्या जहां पे कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जो ना ही ग्रेट हो ना ही वाइज हो? नहीं बन के आ रहा है, इसीलिए कांट से कैटेगरी में डाला था, क्योंकि आप इन दो सर्कल्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। इसीलिए वेन डायग्राम के दो ऐसे सर्कल जिनका आपस में आपको कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे, अगर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो बिना ज्यादा दिमाग खर्च किए हुए एग्जाम में उसको डायरेक्टली कांट से कैटेगरी में डाल देंगे। हम नहीं जानते, हमें नहीं पता, कांट से है, सीधे आंसर हो जाएगा नाइदर ऑफ द कंक्लूजन इज वैलिड। क्लियर, समझ आया? अगले पे आओ। 2020 लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की ये प्रॉब्लम है। क्या लिखा हुआ है? ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स। फिर कह रहा है ऑल कैट्स आर ब्लैक, ऑल कैट्स आर ब्लैक। अब देखते हैं कंक्लूजन में क्या है। कंक्लूजन में ऑल डॉग्स आर ब्लैक, इन दोनों में एक रिलेशन की बात कर रहा है। तो पहले एक काम करते हैं, कोई एक ऐसा वेन डायग्राम बनाते हैं जो पहले तो इन तीनों का कॉमन बना ले। चलो बनाते हैं वेन डायग्राम। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सम कैट सॉरी ऑल कैट्स आर डॉग्स बनाया, उसके बाद पहली कंडीशन के हिसाब से, पहली कंडीशन के हिसाब से मैंने ब्लैक को यहां बना दिया। दूसरी कंडीशन के हिसाब से मैं क्या करूं? दूसरी कंडीशन के हिसाब से ये मैंने बनाया डॉग और ब्लैक को मैंने अंदर बना दिया। ठीक, ये दो कंडीशंस मैंने बना ली। ये हो गई आपकी कंडीशन नंबर 1 और ये हो गई आपकी कंडीशन नंबर 2। ऑल डॉग्स आर ब्लैक, ऑल डॉग्स आर ब्लैक, यहां पे तो चलिए सही है, ऑल डॉग्स आर ब्लैक। लेकिन यहां पे देखो, क्या ऑल डॉग्स आर ब्लैक ट्रू हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हमें तो हर कंडीशन के बारे में समझना है ना। इसका मतलब कंक्लूजन नंबर 1 फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इस डायग्राम से कंक्लूजन नंबर 2 पे आओ। सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। जरा डायग्राम नंबर 1 पे आइए। डायग्राम नंबर 1 के हिसाब से क्या हो रहा है? ऑल डॉग्स आर ब्लैक, यानी कि ये भी गलत हो गया। कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2 दोनों गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया? सी, नाइदर 1 नॉर 2। अगर इसको और आसान तरीके से समझना है, देखिए ये तो मैंने आपको कन्वेंशनल तरीके से एकदम एक्सपैंड करके समझा दिया कि ये पहला डायग्राम बन सकता है, ये दूसरा डायग्राम बन सकता है। एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। अगर इसको और अच्छे से समझना है तो ऐसे समझ लीजिए, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर ब्लैक, दोनों को अलग अलग बना लो। ब्लैक और डॉग के बारे में जब हमें कुछ पता ही नहीं है, कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख ही नहीं रहा है, मैंने क्या बोला था, जब भी कभी वेन डायग्राम के सर्कल्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन ना दिखाई दे तो आप उसे किस कैटेगरी में डालेंगे? कांट से। कांट से ये भी है, कांट से ये भी है, कुछ नहीं पता इनके बारे में हमें। हाँ हो सकता है, हो सकता है ना भी हो। तो जब हमें डायरेक्ट नहीं मालूम है तो हम क्या करें? सीधे सी लगा देंगे, नाइदर 1 नॉर 2। इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है कि कंडीशन नंबर 1 देखो, कंडीशन नंबर 2 देखो, फिर एग्जाम में बैठ के बहुत देर तक ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि हाँ ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, वैसा करेंगे तो ऐसा होगा। इतना नहीं सोचना है। बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलोगिज्म की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड यही है। वेन डायग्राम ड्रॉ कीजिए, जिन सर्कल्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है उनको आप टिक कर दीजिए। जिनके में डायरेक्ट रिलेशन एस्टैब्लिश होकर दिख रहा है कि हाँ ये बात झूठ कह रहे हैं, उनको आप क्रॉस लगा दीजिए। और अगर कोई ऐसे दो सर्किल हो जिनके बीच में आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है, सीधे उसे डालिए कांट से कैटेगरी में। कांट से के बाद में जब कांट से लिख लीजिए, बस आखिरी में एक बार ये चेक कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि एग्जामिनर ने आपको दो कंक्लूजन दे दिए हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कि उसमें कहीं से आइदर और की कंडीशन बन सकती है। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इसका आंसर हो जाएगा सी, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। अब हम आते हैं
2019 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम से। क्या बोल रहा है इसमें? सम रैट्स आर कैट्स, सम रैट्स आर कैट्स, सम कैट्स आर डॉग्स, नो डॉग इज काउ। ये बन गया आपका वेन डायग्राम। अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में क्या क्या लिखा हुआ है? नो काउ इज कैट। ये बताइए, काउ ये है, कैट ये है, दोनों सर्कल के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन दिखाई दे रहा है? अब ये ऐसे नहीं सोचना है कि बोल रहा है नो काउ इज डॉग तो ये वाली बात भी सही हो जाएगी। जरूरी नहीं है ये बात सही हो जाए। क्या पता ये वेन डायग्राम मैं ऐसे बनाने के बजाय ऐसे बना दूं, तब तो ये बात गलत हो जाएगी। अगर मैंने ऐसे बना दिया ये, तब भी तो सारी बातें सही बैठ रही हैं, लेकिन अब तो कुछ कैट मतलब सम काउज आर कैट, अब तो ये बात सही हो जाएगी। तो नो कैट इज काउ के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो मतलब कांट से कैटेगरी में डाल दीजिए। फिर नो डॉग इज अ रैट, नो डॉग इज अ रैट, यहां से तो देख के लग रहा है कि हाँ चलो सही बात है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो एक काम करते हैं इसको सही कर देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो। रैट हमने यहां बनाया है, अगर मैं रैट कहीं ऐसे बना दूं तो तब तो कॉमन पोर्शन आ जाएगा, तब तो नहीं कह सकते ना। तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इसका मतलब क्या करूं? कांट से कैटेगरी में डाल दूं सीधे। तीसरा, सम कैट्स आर रैट्स, सम कैट्स आर रैट्स, ये तो बात सही है। हाँ, सिर्फ कंक्लूजन नंबर 3 फॉलो होगा, बाकी के दोनों फॉलो नहीं होंगे। राइट आंसर इज सी। क्लियर? समझ आ गया? सिलोगिज्म में कोई डाउट नहीं होगा, सब बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ज्यादा नहीं सोचेंगे, ओवर थिंकिंग जो है वो गलत आंसर की तरफ आपको लीड कर देगी। बिना ओवर थिंकिंग किए और बिना पैनिक किए और जो अपना पुराना ज्ञान है उसे बिना लगाए, जो यहाँ पे आपको नई ट्रिक्स बताई जा रही हैं, बातें बताई जा रही हैं, उनको समझिए और उनको एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। अप्लाई करेंगे 100% आपको सिलोगिज्म का सही आंसर ही मिलेगा। इतनी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, बस एक वेन डायग्राम बना लो तुरंत सॉल्व। ये सब बोनस मार्क्स हैं कुछ जो फ्री में एग्जाम में मिलते हैं। ये सब फ्री के नंबरों को जल्दी जल्दी उठा लिया करो एग्जाम में, इस सब में समय नहीं बर्बाद करने की जरूरत है। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो की है सीरीज। अगर मैं सीरीज की बात करूं तो 2020, हाँ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में 2 प्रॉब्लम्स आपकी सीरीज से आई हुई हैं। एक नंबर सीरीज आई है, एक वर्ड बेस्ड सीरीज आई है, दोनों पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम दोनों सीरीज को डिस्कस करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे कि कौन सी चीज क्या है, किस चीज को हमें कैसे समझना है, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। एकदम से ठंडे दिमाग से और शांत मन से सीरीज के क्वेश्चंस को हमेशा सॉल्व करिएगा। देखिए, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ते हो ना, तो भी आप एग्जाम में जल्दी रीजनिंग कर सकते हो, बस बशर्ते ऑब्जर्वेशन तगड़ा रखो। ऑब्जर्वेशन अगर आपका तगड़ा है तो आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो। चल अब आते हैं सीरीज पे। पहली चीज है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का अब देखिए, एग्जाम में तो एक सीरीज पूछ ली जाती है, ऐसा तो है नहीं कि हमें पैटर्न एग्जाम में दिया जाता है, पैटर्न तो दिया नहीं जाता है, पैटर्न हमें निकालना होता है। तो हम पैटर्न को एग्जैक्टली ढूंढेंगे कैसे? जब हम एग्जाम में एकदम फुल प्रेशराइज होकर के बैठते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम पैटर्न को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक हमारे पास प्रोसीजर नहीं होता है। अगर हम एक प्रोसीजर से चले तो हम सीरीज के क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या होगा? पहली चीज, सबसे पहले एग्जाम में जब भी कोई सीरीज आपके सामने आए, सबसे पहले जरा पहला काम किया करिए, ढूंढा करिए उसमें कहीं स्क्वायर या क्यूब तो नहीं दिखाई दे रहा है। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि आपको सीधे स्क्वायर या क्यूब की सीरीज दे देगा उठा करके, सीधे स्क्वायर या क्यूब की सीरीज रहेगी और आपको अगला क्यूब या फिर अगला स्क्वायर रखना रहेगा उसी सीरीज में।
तो आप समझिएगा यू आर द लकीएस्ट वन, आप उस दिन बहुत लकी साबित हो गए, आपको सीधे स्क्वायर या क्यूब ही मिल गया, आपको सोचना ही नहीं पड़ा। तो जो पहली चीज है जो आप ध्यान देंगे वो ये है, सबसे पहले सीरीज जब भी सामने आए आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है। उसके लिए एक काम करिएगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट बोल रही हूँ, ठीक है, ज्यादा अगर याद है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर सारे नहीं याद है तो कुछ स्क्वायर और क्यूब्स याद कर लीजिए। जैसे स्क्वायर आप करीब याद कर लीजिए 20 तक, 20 तक नहीं तो 15 तक तो कम से कम याद कर ही लीजिए स्क्वायर। और क्यूब की बात करूं तो क्यूब भी अगर देखिए 15 या 20 तक याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कम से कम 10 तक तो क्यूब सारे याद कर ही लीजिए। ये सब मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बोल रही हूँ। इतना अगर आपको याद है तो नंबर सीरीज में आपको समस्या नहीं आती है। ठीक, पहली चीज मैंने क्या बताई, नंबर सीरीज में ऐसा हो सकता है या तो सीधे स्क्वायर या फिर क्यूब दे दे। दूसरी चीज, हो सकता है आपको पैटर्न ढूंढना पड़ जाए। अब पैटर्न ढूंढने का तरीका क्या होगा, देखो एक दो बार ऐसा होगा कि आपको सीरीज एकदम से ना बढ़ती हुई दिखाई देगी, ठीक है, एकदम से इंक्रीजिंग टाइप की दिखाई देगी। ठीक, जब आपको इंक्रीजिंग टाइप की सीरीज दिखाई दे और उसमें भी जब ये दिखाई दे कि वो सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी कि ग्रेजुअली बढ़ रही है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसा नहीं हो रहा है कि एकदम से फर्स्ट टर्म से आप बहुत जल्दी से कूद के सेकंड टर्म पे पहुंच जा रहे हो। जब दिखाई ऐसा देना कि जो दोनों नंबर्स लिखे हुए हैं वो करीब आस पास के ही हैं, वो सीरीज मतलब आस पास के नंबर्स की है, जब ग्रेजुअल चेंज दिखाई दिया करे तो इसका मतलब समझ लीजिए आपको जो पैटर्न ढूंढना है वो एडिशन का ढूंढना है। ठीक, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो जो नंबर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है उसमें एकदम से एब्रप्ट यानी कि एकदम से चेंज आ जाए, कोई बहुत ज्यादा उसमें मतलब समझिए इंक्रीमेंट दिखाई पड़ जाए आपको। जब भी उस सीरीज में आपको एब्रप्ट चेंज या फिर अकस्मात आपको चेंज दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा आपको जो पैटर्न ढूंढना होगा वो होगा मल्टीप्लिकेशन का। देखिए एक बात मैं बता दूं, इन सब चीजों को अगर समझे रहेंगे तो कभी भी सीरीज किसी भी क्वेश्चन पेपर में पूछ ले कभी गलत नहीं होने वाली है, हमेशा सही होगी। इसलिए थोड़ी देर पेशेंस रख के बहुत अच्छे तरीके से ठंडे दिमाग से समझिए। ठीक, पहला केस क्या समझाया, अगर आपको सीरीज इंक्रीजिंग टाइप की दिख रही है तो सबसे पहले इंक्रीजिंग टाइप में तुरंत खट से ऑब्जर्व करिए कि क्या ये जो चेंजेस हैं एक नंबर से दूसरा नंबर, दूसरा से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ये क्या एकदम से सीरीज बढ़ जा रही है, एकदम से बहुत बड़े नंबर पे चली जा रही है। अगर एकदम से बहुत बड़े नंबर पे जा रही है तो इसका मतलब आपको पैटर्न किस चीज का ढूंढना है, मल्टीप्लिकेशन का। क्यों, अरे मल्टीप्लिकेशन ही तो एक ऐसा मतलब आपके पास टूल है जिससे आप खट से किसी भी बड़े नंबर पे पहुंच सकते हो। मल्टीप्लिकेशन कर लो, अगर दिखाई दे रहा है कि हाँ धीरे धीरे छोटा छोटे चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको पैटर्न किस चीज का ढूंढना होगा, एडिशन का ढूंढना होगा। ये तो हो गया इंक्रीजिंग टाइप की बात। दूसरी जो सीरीज पॉसिबल है वो होती है डिक्रीजिंग टाइप की। ऐसा भी हो सकता है कि जो नंबर दिए जाए आपको वो घट रहे हो, जब आप पहले से दूसरे नंबर पे गए थोड़ा घट गया, तीसरे से चौथे पे गए थोड़ा घट गया, चौथे से पांचवे पे थोड़ा घट गया, पांचवे से छठे पे गए थोड़ा सा घट गया वो नंबर, मतलब नंबर आपके डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, सेम चीज, अगर वो जो चेंज है वो ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे हो रहा है तो इसका मतलब आपको पैटर्न किस चीज का ढूंढना है, सब्ट्रैक्शन का ढूंढना है। ठीक है, और अगर कहीं ऐसा हो जाए कि एकदम से घट जाए, कोई नंबर एकदम से मान लो घट गया, ठीक है, तो समझ जाया करो कि वो एब्रप्ट यानी कि अकस्मात होने वाली कोई चीज है, यानी कि वहां पे आपको डिवीजन का पैटर्न ढूंढना होगा। ठीक, अगली सीरीज होती है अप डाउन टाइप की, उसमें क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है पहले टर्म से दूसरे टर्म पे जाने पे प्लस हो रहा हो, फिर दूसरे से तीसरे पे माइनस हो रहा हो, इसी तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा रहा हो, माइनस प्लस हो, डिवीजन मल्टीप्लाई हो, मतलब ऐसा भी हो सकता है
कि ये आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है। यहाँ मान लो प्लस माइनस प्लस ऐसे करके पहुंच रहे हो, या माइनस प्लस माइनस, या मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई, या डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे करके पहुंच रहे हैं। तो ये भी हो सकता है, किसी भी तरीके का पैटर्न पॉसिबल है। या फिर अल्टरनेट टू और मोर सीरीज, ऐसा हो सकता है कि आपको दो सीरीज का कॉम्बिनेशन दे दे। कई बार ऐसा किया जाता है कि आपको स्क्वायर और क्यूब का मिला के सीरीज दे दी जाती है एग्जाम में, और वहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये भी एक तरीके की सीरीज एग्जाम में आ जाती है, अल्टरनेट टाइप की, जिसमें किन्हीं दो सीरीज को मिला के लिख दिया जाता है। और आपका लास्ट है ग्रेजुअल चेंज, यानी कि उसमें लगाना होता है आपको रीजनिंग अप्रोच। इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, जब ये सारे अप्रोच फेल कर जाए तब वहां काम आएगा हमारा रीजनिंग अप्रोच। उसको भी देखेंगे, पेशेंस के साथ हर चीज को देखेंगे। आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सब चीज कवर की जाएगी। अब हम आते हैं सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम्स पे। ये आपके 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को आप ट्राई करने का कोशिश करिए, इसे सॉल्व कीजिए और इसका आंसर करने की कोशिश करिए। सब लोग ट्राई कीजिए। क्या दिखाई दिया? डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग टाइप की सीरीज है। सबसे पहले सीरीज लिख लेते हैं। 132, 129, 124, 117, 106, 93 और ये टर्म आपको निकालना है। डिक्रीजिंग टाइप की सीरीज है। और जरा इन सारे नंबर्स को जरा ऑब्जर्व करो, बहुत दूर दूर के नंबर तो नहीं दिखाई दे रहे। इसका मतलब चेंज कैसा है? ग्रेजुअल है, ग्रेजुअल चेंज है और डिक्रीजिंग टाइप की सीरीज है। इसका मतलब किसका पैटर्न ढूंढना है? सब्ट्रैक्शन का पैटर्न ढूंढना है। अब देखो 132 से 129 पहुंचना है, क्या करेंगे? 3, 129, 124, डिफरेंस निकालते जाओ, 5, 124, 117, 7, 117, 106, 11, 106, 93, 13। क्या दिखाई दे रहा है? 3, 5, 7, 11, 13, सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स को उसका मतलब हम फॉलो कर रहे हैं। अगला प्राइम नंबर 13 के बाद कौन सा आएगा? 14, 15, 16 नहीं 17 आएगा। ठीक, 93 माइनस ऑफ 17 कितना आ गया? 76। व्हाट इज द आंसर? सी। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, ये भी आपके 2019 के पेपर में ही पूछी हुई प्रॉब्लम है। क्या लिखा हुआ है? 4, 196, 16, 144, 36, 100, 64 और अगला टर्म आपको निकालना है। देखिए क्या दिखाई पड़ा इस सीरीज में? पहला, सबसे पहला टाइप दिख गया, स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे स्क्वायर लिखे हुए हैं। चलिए अब लिखते हैं किसका किसका स्क्वायर है। ये है 2 का स्क्वायर, 4, 6, 8। अगला देखिए अब किसका स्क्वायर लिखा हुआ है? 14 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। क्या दिखाई पड़ रहा है? जो भी ब्लैक से लिखे हुए हैं वो इंक्रीजिंग टाइप के इवन नंबर्स का स्क्वायर किया गया है, 2 से शुरू करके। ठीक है, और जो भी रेड से लिखे गए हैं वो 14 से शुरू करके डिक्रीजिंग टाइप में इवन नंबर्स का स्क्वायर किया जा रहा है। 14, 12, 10। अगला कौन सा नंबर आएगा? 8। 8 का स्क्वायर 64। व्हाट इज द आंसर? बी। क्लियर? समझ आ गया? अगले पे आइए। कंसिडर द पैटर्न ऑफ द नंबर्स एंड व्हाट इज द नंबर एट क्वेश्चन मार्क इन द अबव पैटर्न। ये 2018 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है। पैटर्न ढूंढना है। क्या समझ में आ रहा है? 8 में से 6 घटाया, 4 जोड़ दिया,
कितना आ गया 6। 10 में से 5 घटाओ, यानी पैटर्न क्या बन रहा है, मिल रहा है 11। पैटर्न क्या बना, दूसरे नंबर को करना है माइनस और तीसरे नंबर को उसी में जोड़ देना है। 15 माइनस 7 प्लस 8, देखते हैं आगे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इसमें भी फॉलो हो रहा है इसका मतलब काम बन जाएगा हमारा। कितना आया, 15 प्लस 1 16, ठीक आ गया। इसका मतलब यही पैटर्न है। अब सेकंड नंबर को करना है माइनस और थर्ड नंबर को करना है इसमें प्लस। कितना आया, 13 प्लस ऑफ 4 17। व्हाट इज द आंसर, ए। क्लियर, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं सब, इन सबों में कुछ नहीं होता है, बहुत आसान होते हैं। अब एक काम करिए आप, ये वाली जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4, इसको लीजिए आप एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। ये 2015 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है। देखिए अगर मैं सीरीज की बात करूं तो सीरीज को आप प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको। इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। ठीक, चलिए अगला, ये भी 15 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी रहेगी आपकी होमवर्क प्रॉब्लम, इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट, ये भी सीरीज सॉल्व करिएगा, प्रॉब्लम नंबर 6, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सब देखिए, सब 1-1 मिनट से कम की प्रॉब्लम्स है। चाहूँ तो आज सारी कंप्लीट करा सकती हूँ, लेकिन अगर सबका सब मैंने सॉल्व करा दी तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होगी, और वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसको सॉल्व करिए और सब लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। 6th 7th प्रॉब्लम, द वेरी नाइस प्रॉब्लम एक्चुअली। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आज के लिए इतने होमवर्क काफी हैं। एक काम कीजिए, इस प्रॉब्लम का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, 2020 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है ये। ठीक, अब आज का सेशन हम यही एंड करते हैं गाइस। इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा और आंसर इसका कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। गाइस मैं सीसैट की जो भी क्लासेस ले रही हूँ उनका पीडीएफ आप इस लिंक पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ एडसारथी की अब एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है, उसे भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप के ये सारे बेनिफिट्स हैं। चलिए अब आज का सेशन में यही एंड करती हूँ। होमवर्क प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिए। चलिए, थैंक यू।